हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोग अपना ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, राइट। दिस इज द लेक्चर 2 एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोगों जो ने फर्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो स्टडी किया था उसको हम जो है आज ग्रेविटी से जोड़कर देखेंगे किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो ऊपर जाती हैं एंड दे कम डाउन, राइट, वो हमेशा नीचे आ जाती है। सो द रीज़न कि भाई अगर हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, राइट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाती है, दूसरी ऑब्जेक्ट पहले वाले पे लगाती है, राइट। अगर ऐसा पॉसिबल है तो अर्थ और जो उसके ऊपर प्रेजेंट बाकी ऑब्जेक्ट्स है वो भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते होंगे, राइट। तो वो फोर्स एंड द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो बोला जा रहा है अलोंग विद द कनेक्शन फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सब चीजें आज हम इस लेक्चर में करने वाला है, ठीक है। वी विल बी लुकिंग ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। नंबर्स पे हम लोग डिपेंड होकर देखने वाले हैं कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग ये फोर्स है, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एंड द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर जो नॉलेज है, एविडेंसेस हैं, वी विल बी वॉचिंग दैट टू। और आप लोगों को ये पता है कि ये जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो इन दी यू कैन से इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस, राइट। तो बेसिकली वी आर स्टडिंग फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस, राइट। यू गोना फाइट बोथ द एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। Alright, if you want any DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write this code TTB009, ठीक है। तो टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में इफ़ यू राइट TTB009 तो फिर आपको 9th क्लास का हमारा जो चैनल है वो अपेयर हो जाएगा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल, ऑलराइट, दैट इज़ वेरी मच गुड थिंग, राइट। उसके अलावा आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको टीम दिखाने वाली हूँ हमारी। तो सी दिस इज़ द टीम, ठीक है। और ये टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। वी आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर यू ऑल, ताकि हम आपको क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड करें एंड उस लेक्चर्स को देखकर आप अपने एग्जाम्स को क्लियर करें। दैट इज़ द मेन गोल एक्चुअली, ठीक है। इन लेक्चर्स को प्रोवाइड करने का मेन गोल यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेक्चर सभी के लिए, ठीक है, फ्री फॉर एवरीवन, एनीबडी कैन वॉच दिस, राइट। तो बेसिकली क्या करना है आपको, सिर्फ इन जो लेक्चर्स हैं इनको शेयर करना है, ठीक है, खुद पढ़ना है ऑब्वियसली, राइट। अगर आप शेयर करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है। जेई काफ़ी लोगों का गोल होता है, राइट। बट जेईई मतलब तुम लास्ट में जाके 11th में जाके तब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू करोगे। उससे पहले अगर तुम 9th और 10th में हल्का हल्का कंपटीशन का थोड़ा टेस्ट ले लो कि भाई ये होता है एक्चुअली में कंपटीशन, नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव, ठीक है, और उसके अंदर भी तुम लोगों को किस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। द अमेजमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू कैन गेट हियर, राइट। दैट्स व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर द NTSC एंड NSCJS, यू शुड प्रिपेयर फॉर इट, राइट। ताकि आपको एक टेस्ट पता चले कि भाई कॉम्पिटिटिव किसका नाम है, भाई किस चिड़िया का नाम है ये, ऑलराइट। ये चीज़ें तुम्हें पता चलेगी जब तुम उसके लिए स्टडी करोगे, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अरे ये होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। और उसके बाद अगर तुम्हें इनका पता चल गया कि भाई ये ऐसे होते हैं, हम लोग इस तरीके से डील कर सकते हैं, तो आपके लिए जेईई को फाइट करना वुड बी ईजी रेदर देन दो स्टूडेंट जो कि 11th में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है, सो गो फॉर इट, राइट। अपना जो फायदा आपको मिल रहा है उसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए, ऑलराइट। नाउ सी, उसी के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड सम पैकेजेस फॉर यू इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट दीज एग्जामिनेशंस, द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड द रैंक यू वांट टू गेट इन देम. So basically you should join us. So I will be telling you how you can join us. You can see this is the website www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे you will be getting two type of packages. The one is the full package, second one is the test series. Either you can choose the full package, either you can choose the test series. तो देखो full package के अंदर you will be getting the study material, you will be getting the live and recorded classes, you will be getting the homework submission feature where you have to do the homework, right? एंड यू विल बी गेटिंग बाई वीकली क्विजेस, एक वीक में आपको 2 बार क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं अलॉन्ग विद द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो आपको फिर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स देने हैं। तो इन सभी का एक इम्पॉर्टेंस है इस फुल पैकेज में। स्टडी मटेरियल का इम्पॉर्टेंस क्या है, ताकि आप लोग इधर उधर मटेरियल को ढूंढने के बजाय हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डायरेक्टली पढ़ने में अपना टाइम लगाओ, ठीक है। सेकेंड थिंग, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, वो जो आप मटेरियल पढ़ोगे उसके ही साथ में यू आर गेटिंग दीज लेक्चर्स सो दैट आप उस मटेरियल को बहुत अच्छे से समझ सकोगे, राइट।
अब देखो तीसरी बात, होमवर्क सबमिशन फीचर। आप होमवर्क करोगे, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, डाउट आएगा, आप होमवर्क हमें सबमिटेड करो एंड वी विल बी चेकिंग दैट। ठीक है। फोर्थ थिंग देखो क्या है, बाय वीकली क्विजेस। एक वीक में 2 बार आपको टेस्ट देना है, ठीक है, दैट इज अ क्विज, है ना। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि भाई इस लेक्चर का मुझे ये नहीं आया या फिर ये टॉपिक मेरे से वीक है, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा आपकी एबिलिटीज क्या है। उसके बाद आता है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स जो होता है वो एग्जाम का एक शॉर्ट, यू कैन से एक रिहर्सल टाइप है। तो मतलब फाइनल एग्जाम में जिस कंपटीशन के लिए आप फाइट कर रहे हो, वो वाली जो कंपटीशन है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन तुम्हें कितने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं, हर सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सबको जो है आपको एक आइडिया देने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, राइट। तो बेसिकली यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन along with the school examination by using these things. So either you can choose the full package, either you can choose the test series. अब देखो, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि पढ़ मैं खुद लूंगा बट आई वांट टू टेस्ट माई सेल्फ कि भाई मैं कहाँ कहाँ वीक हूँ, राइट। तो यू कैन डेफिनेटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए आपका टेस्टिंग हो जाएगा, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो मेक श्योर यू फाइट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द स्कूल एग्जामिनेशन, बिकॉज स्कूल एग्जामिनेशन तो सब देते हैं, राइट। अगर आप में इतना जो है एबिलिटी आ जाए दैट आप जाने लगो, हो सकता है आप फेल हो जाओ, नो प्रॉब्लम, बट उस फेलियर से आप कुछ तो सीखोगे, कुछ तो एक्स्ट्रा आप सीखोगे, आप कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करोगे इस चीज में जाने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए उस एग्जाम को, राइट। और यही मेहनत आपको आगे जाके हेल्प करेगी। सो बेसिकली यू शुड गो फॉर इट, दैट्स व्हाट आई एम रिकमेंडिंग टू यू, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसे बाय करते हैं देन यू कैन यूज माई कोड CY Live। आप इस कोड को यूज करके 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं दोनों ही पैकेजेस पे। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसके बारे में ज्यादा और जानना चाहते हैं देन यू कैन कॉल अस एंड द नंबर इज 919549041111। सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व, ठीक है। तो अब हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है प्रॉमिस टाइम। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग द होल वीडियो एंड यू आर मेकिंग अ प्रॉपर नोट्स ऑफ दैट वीडियो ऑब्वियसली, एंड देन यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस। ये आपको प्रॉमिस करना है खुद से, ठीक है। अब देखो, खुद से प्रॉमिस करने का क्या फायदा होता है, दूसरों से प्रॉमिस करते हैं ना तो हम इजीली तोड़ देते हैं, ठीक है, बट अगर खुद से प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस तोड़ने में आपको बहुत दुख होगा कि यार मैं खुद का प्रॉमिस नहीं कर पाया, जो है पूरा नहीं कर पाया, तो बाकी लोगों का कैसे करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई यू शुड प्रॉमिस योरसेल्फ कि भाई मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, मुझे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, मुझे रिवाइज करना है, बिकॉज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना है, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो अगर आपको गुड रैंक चाहिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, देन डेफिनेटली आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा और उस प्रॉमिस को पूरा भी करना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं हर बार आपको खुद से प्रॉमिस करवाती हूँ। चलिए अभी हम जो है अपना सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। लेकिन हम ये अलग अलग नहीं देख रहे हैं, हम इनके बीच का कनेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं टॉपिक वाइज, लेट्स सी दैट। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट मतलब ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये किस तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड सच्चा प्रतीत होता है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, इन दोनों के बीच का कनेक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज रिजल्ट ऑफ दैट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड द रिजल्ट ऑफ इट। उसके बाद वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ऑल्सो हम ये देखने वाले हैं कि भाई ये दोनों एक ही हैं या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो देखो, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट लिखे हैं, दीज आर एक्चुअली द एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। अब तुम बोलोगे कि ये एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट क्या होता है, ये देखो, सच्चाई। भाई ये जो हम तुम्हें लॉ बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई ये यूनिवर्सल लॉ होता है, हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, ठीक है। यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक बॉडी, यूनिवर्स में प्रेजेंट हर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, ठीक है। ये तुमने सुन लिया, बट सच्चाई कहाँ है, तुम इसे कैसे पता करोगे कि ये सचमुच में होता है। रीजन इज दिस, ऑल द प्लैनेट्स जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, दैट इज द प्रूफ, दैट इज द एविडेंस जो कि इस न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताता है दैट दिस इज ट्रू।
ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है एविडेंस के रूप में आप देख सकते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, राइट। सो रिवॉल्विंग के लिए एक फोर्स लगाना जरूरी है, वरना प्लैनेट्स क्या करते, प्लैनेट सीधे चले जाते, राइट, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में एक बॉडी बिल्कुल सीधे जाती है जब तक कोई बॉडी फोर्स नहीं लगा के उसे अपनी तरफ मोड़ ले, ठीक है। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो अर्थ बिल्कुल सीधे चले जाती, बट सन वहां प्रेजेंट है तो अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से सीधे जाने के बजाय गोल घूम जाती है, फिर गोल घूम जाती है एंड एक पूरा सर्कल कवर अप करती है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि भाई जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो उसे ऐसे फोर्स में बाइंड करके रखता है और अर्थ को अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता रहता है, ठीक है। सेकेंड देखो, tides are formed in ocean due to gravitational force between the moon and the earth। जो सी में टाइड्स होती है, जैसे हम हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो टाइड्स होती हैं दीज आर कॉल्ड द लो एंड द हाई टाइड्स। ये किसकी वजह से होती हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग द टाइड्स, द लो एंड द हाई टाइड्स यू कैन सी in the sea, right? So basically these are also a support in the law of gravitation, right? अब देखो, it is the gravitational force between planet and its satellite which makes the satellite to move around that planet। हम लोगों ने भी बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को जो है अर्थ के बाहर भेजा है ताकि हम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो, है ना, इंटरनेट हमें मिल सके, राइट। और भाई ऐसा आजकल हो रहा है कि हम इंडिया में बैठे हैं बट वी कैन कॉल इन टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, राइट। सो इसके लिए भी ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अब इफ यू वांट टू कॉल इन द अमेरिका देन एक जो है वायर है वो बहुत दूर अमेरिका तक जो है बिछाया जाएगा, नॉट पॉसिबल दिस, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम कनेक्शन कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक फोन से, हम कॉल्स कर रहे हैं, राइट। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, सैटेलाइट्स की हेल्प से, राइट। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, ये धरती के बाहर है, राइट। इनको घुमाने के लिए, इनको इस अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करवाने के लिए जो फोर्स है वो भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। और हमारी नेचुरल सैटेलाइट, हमारा मून, वो भी तो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। सो बेसिकली दैट इज ऑल्सो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द मून एंड द अर्थ, सो दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बेसिकली दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो, एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देखो हमारे चारों तरफ, यू डू नो दैट अर्थ के चारों तरफ एक एटमोस्फेयर का ब्लैंकेट है, राइट। अर्थ के चारों तरफ एटमोस्फेयर का ब्लैंकेट है, ये बात हमें पता है। बट ऐसी क्या चीज है जो इस हवा को, जो इस एयर को, जो इस एटमोस्फेयर को पकड़ के रखती है, बिकॉज किसी भी चीज, एयर जो है वो वैक्यूम के अंदर तुरंत चली जाएगी, राइट। तो क्या ऐसा रीजन है कि भाई अर्थ के चारों तरफ, बाहर की तरफ अगर हम बात करें तो वैक्यूम है, राइट। तो ऐसा क्या रीजन है कि भाई सारी सारी जो एयर है वो अर्थ के चारों तरफ अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो अभी तक वैक्यूम में क्यों नहीं गई, उसको तो चले जाना चाहिए था बहुत टाइम पहले। रीजन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। तो ये जो अर्थ है वो क्या करती है, अपने चारों तरफ जो ब्लैंकेट के रूप में एटमॉस्फेयर है ना, तो वो जो एटमॉस्फेयर है उसको बाइंड करने का काम, अपने से अटैच करके रखने का काम कौन करती है, अर्थ करती है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, ठीक है। सो दीज आर द एविडेंसेस। इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं दैट दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ट्रू एंड इट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। तो तुम इसे अब झुटला नहीं सकते, ठीक है, तुम ऐसा जो है ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम गलत बताते हो, है ना। दीज आर द एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो चलो ये बातें तो हो गई, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द कनेक्शन बिटवीन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दोनों फोर्स कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेट्स सी व्हाट दे टॉक अबाउट। तो पहला जो आता है वो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई जो एक बॉडी है, ठीक है, नहीं, जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है
और दूसरी बॉडी पहली वाली पे बिल्कुल बराबर फोर्स लगाती है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अदर वर्ड्स में फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑलराइट। तो ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोग देख चुके हैं, राइट। अब बात आती है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में प्रेजेंट हर दूसरी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है, राइट। अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, उनको अट्रैक्ट करती है। सो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एज यू कैन सी दीज आर जस्ट सिमिलर टू वन अनदर, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट्स व्हाट वी से। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट दिस बॉडी ए, दिस बॉडी बी, ये ए वाली बॉडी अपने मास की बदौलत क्या करती है, बी वाली बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। लेकिन ये जो बी बॉडी है ये भी कुछ कम नहीं है, ये क्या करती है, ये ए वाली को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है कि भाई अगर तुम अट्रैक्ट कर रही हो तो हम भी करेंगे। तो ये जो बी वाली है ये ए को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हम बोलें कि भाई ये जो दो फोर्सेस हैं जो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पे लगाए हैं, ये न्यूटन के लॉ के हिसाब से बराबर होते हैं, राइट। कि भाई ये ए जो फोर्स लगा रहा है बी पे, बी भी उतना ही फोर्स लगाएगा ए पे, इक्वल फोर्सेस बट ऑपोजिट डायरेक्शन, एज यू कैन सी, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स उधर लग रहा है, टोटली ऑपोजिट बट इक्वल। दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। बट हम इसको साबित करते हैं कैसे, देखो ये तो सब लोगों ने बोल ही दिया कि भाई अगर ऐसी बात है, जब ये दोनों मतलब ऐसे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन की तरह काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो हमने एक चीज ये भी देखी थी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है, राइट। ये चीज हमने देखी थी, राइट। अब देखो हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं। तो अगर ये बात सच्ची है कि भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो दोनों बॉडीज में इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो है, ऑपोजिट रिएक्शन एज एन फोर्स, राइट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, दोनों एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे जब अर्थ कभी भी किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, जब अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो इसका मतलब वो छोटी सी बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट करनी चाहिए। सही बात है कि नहीं बात है? तुम सोचो यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया, दैट दिस इज अ बॉडी, ठीक है, देखो दिस इज अ बॉडी ए, दिस इज अ बॉडी बी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। ये बी का फोर्स अपनी तरफ खींचेगी, ये ए का फोर्स अपनी तरफ खींचेगा, राइट। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसा होता है तो हमारी धरती भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इसका मतलब जो चीजें नीचे वापस आती हैं तो मतलब धरती माता उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब क्योंकि धरती माता, मान लो ये धरती माता है, ठीक है, और ये दूसरे तरफ दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट न्यूटन्स लॉ ये जो दूसरी बॉडी है ये भी धरती माता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, राइट। अब क्योंकि वो इसे अट्रैक्ट करेगी तो मतलब दूसरी बॉडी भी जो अप्लाई कर रही है फोर्स और सेम फोर्स अप्लाई कर रही है, तो धरती माता उस बॉडी की तरफ क्यों नहीं चली जाती? ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये रही वो छोटी सी बॉल, ये है वो छोटी सी बॉल, ठीक है। अब इस बॉल को जब ऊपर फेंका तो ये नीचे आएगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। किसने खींचा? धरती माता ने इसे अपनी तरफ खींचा, तो एक फोर्स तो हमें दिख गया, हमें दिखा कि ये बॉल नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन भी है इसमें, दैट मीन्स फोर्स लग रहा है इस पे, और कौन लगा रहा है? धरती माता लगा रही है, ठीक है, हमें समझ में आया। वो दूसरा फोर्स कहाँ है? यहाँ पर एक्चुअली में वो दूसरा फोर्स कहाँ है जो कि इस अर्थ पे लगना चाहिए था, और वो फोर्स इस अर्थ को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए था, क्योंकि ये वाली बॉडी भी तो सेम फोर्स लगाएगी, इक्वल फोर्स लगाएगी ना, अर्थ के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएगी, क्योंकि इक्वल फोर्स होते हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, यही तो हमने सीखा, राइट। तो यहाँ पे अगर इक्वल फोर्स है तो ये अर्थ उस बॉल की तरफ क्यों नहीं चले जाती?
वो छोटी सी बॉल ही हर बार क्यों नीचे आती है? इस चीज का प्रमाण देने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन क्या है जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों हमेशा इस बॉल को ही मजबूर किया जाता है कि वो नीचे आए, ये धरती माता उस बॉल की तरफ क्यों नहीं चले जाती, राइट। ये चीज हम लोगों को देखनी है, वी हैव टू रीजन दैट, ठीक है। चलो अभी हम जो है आगे चलते हैं और देखते हैं। सो देखो अभी तो पूरा नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया है। लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। देखो मैं वापस से जो है अच्छा सा एफ बनाती हूं तुम लोगों के लिए। हम लोग बोलते हैं एफ बराबर एम ए। ये किस किसने देखा है? जिसने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं उसने ये फॉर्मूला देखा है, ठीक है। वैसे बाकी लोगों ने भी देखा होगा। F इक्वल्स टू एम ए हम लोग जानते हैं, दैट इज अ फोर्स, दैट इज अ फोर्स, ऑलराइट। अगर मैं यहां से देखूं, क्या देखूं, किसका फॉर्मूला देखूं मैं? यहां पे अगर मैं देखना चाहती हूं ए का फॉर्मूला, तो व्हाट इट वुड बी, एम नीचे चला जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहां पे अगर मैं कुछ देखना चाहूं तो हम एक चीज क्लियर कर सकते हैं। वो क्या क्लियर कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो कि एक बॉडी में प्रोड्यूस होता है, एक्चुअली में अगर ये फोर्स कांस्टेंट रहे, ठीक है, अगर ये फोर्स कांस्टेंट रहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्सीलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ये चीज बोल सकते हैं, जो एक्सीलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ये चीज हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये हमें इस फॉर्मूले से पता चला। अब तुम तो सोचोगे ये तो बिल्कुल ही अलग चले गए, हम तो बात कर रहे थे वह बॉडी की और अर्थ की, राइट। हम अभी वही बात करेंगे। तो देखो एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो क्या कि भाई जितना धरती माता फोर्स लगाती है बॉल पे, बॉल भी उतना ही फोर्स लगाएगी धरती माता पे। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। सो वी गेट अ फोर्स विच इज इक्वल फॉर बोथ द बॉडीज, दैट मीन्स द फोर्स इज कांस्टेंट, ऑलराइट। तो अगर देखो मैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूं तो ये है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल, चलो लिख देते हैं मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। ये चीज हमें समझ में आई। सो दिस फोर्स इज एक्चुअली कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहां पे हम लोग सिर्फ अर्थ और बॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। जब ये हम कांस्टेंट रखेंगे तब हम इस फॉर्मूले से बोल सकते हैं कि भाई ये फोर्स कांस्टेंट, जैसे ही ये फोर्स कांस्टेंट वैसे ही ये जो एक्सेलरेशन है ये एम मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सही बात है। अब हम देखते हैं मास, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। मैं इसे कैपिटल ई ही लिखना चाहूंगी। ये है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, क्या मास ऑफ अर्थ बहुत ही कम होता है क्या? बहुत ही कम होता है क्या? नहीं, मास ऑफ अर्थ तो 10 की पावर 24 kg के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। उस ऑर्डर का होता है 10 की पावर 24 kg, कितना ज्यादा बड़ा अमाउंट है। सो ME इज वेरी 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 लार्ज, mass of the earth is very 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 large, right? So from that relation अगर मैं देखना चाहूं acceleration on earth तो वो कितना होना चाहिए? 1/me, right? acceleration of earth मतलब जो acceleration earth को मिलना चाहिए, right? वो कितना होना चाहिए? 1/me, right? अब ये तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, मास ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर ये रिलेशन में देखना चाहती हूँ तो दिस शुड बी वेरी 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 लो, राइट। तो इससे मुझे क्या पता चला? ये जो एक्सेलरेशन है अर्थ का ये तो वेरी लो है, मतलब इसका वैल्यू तो बहुत ही कम है, ये एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, समझे। नाउ अब हम बात करते हैं बॉल की मास की, ठीक है। तो ये रहा भाई बॉल का मास जो कि बहुत बहुत लो है, बहुत ही कम है भाई। वो तो मान लो 1 kg की भी नहीं होती, छोटी सी बॉल की अगर हम बात करें तो वो तो ग्राम्स में होती है, राइट। तो कहाँ 10 की पावर 24 kg, कहाँ वो छोटा सा ग्राम,
ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑन बॉल की बात करते हैं तब ये भी होना चाहिए मास ऑफ द बॉल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्योंकि ये मास ऑफ द बॉल इज वेरी 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 लो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट दिस एक्सेलरेशन ऑन द बॉल इज वेरी 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 ग्रेट, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट दिस एक्सेलरेशन बॉल इज वेरी लार्ज। नाउ यू कैन सी योरसेल्फ, खुद से देखो, ये फोर्स कांस्टेंट होते हुए भी, जस्ट बिकॉज ये फोर्स कांस्टेंट है, इसी वजह से यू कैन सी कि जो ज्यादा मास वाली अर्थ है उसके ऊपर एक्सीलरेशन इसी फोर्स ने बहुत कम लगाया, ठीक है, और जो कम मास वाली फोर्स, मतलब कम मास वाली जो हमारी बॉल है उस पर इस फोर्स ने, इसी सेम फोर्स ने बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन लगा दिया। अब जिसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा वही तो ज्यादा भागेगा, दैट्स वाई ये जो बॉल है यही हमेशा नीचे आती है। क्या मतलब, इसका क्या कारण है, सिर्फ उसका मास, ठीक है। अगर उसका मास ज्यादा होता तो धरती उसके तरफ आती, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है कल्प्रिट, मास, ठीक है, सिर्फ उस मास की बदौलत उसको मूव करना पड़ रहा है, उस बॉल को नीचे जाना पड़ रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना पड़ रहा है, एंड द फोर्स इज सेम बिटवीन दैम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉल के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है और अर्थ के ऊपर कम फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल एंड ग्रेटर मास देयर आर डिफरेंट एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज सेम फोर्स, राइट। इसी वजह से जो है हमेशा बॉल नीचे खींची चली आती है, ठीक है, अर्थ की तरफ। सो वी कैन राइट अ स्टेटमेंट हियर, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the earth is so small that it cannot be observed, इतना छोटा होता है कि हम उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, and hence we do not see the earth rising up towards the stone or the ball, ठीक है। so basically important चीज यहाँ क्या थी कि भाई उस पे एक्सेलरेशन तो लगा, उस छोटी सी बॉल ने मेहनत तो की, कोशिश तो की, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, बट द एक्सेलरेशन इज सो स्मॉल कि हमारी जो धरती है, धरती माता है, वो ऊपर उठते हुए हमें नहीं नजर आती, पता ही नहीं चलता, बिकॉज सो स्मॉल एक्सेलरेशन, just because of that. Now you can see the connection between the Newton's third law and the gravitation because both are totally same, right? Force same है, right? Force same है, but equal है and opposite है, and just because of that जो कि ग्रेविटेशन लॉ है, वही चीज हमें ये प्रूव करने पे जो है मजबूर कर रहा है या फिर हमको एनकरेज कर रहा है कि जो बॉल है वो हमेशा मूव करेगी अर्थ की तरफ। इवन ऑल द बॉडीज विद द स्मॉल मासेस दे ऑल विल बी मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। रीजन इज दिस फोर्स, द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। कर लिया ना तुम लोगों ने नोट? चलो अभी हम जो है आगे चलते हैं और हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली आई विल बी गिविंग यू ऑल द कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेट, आई विल टेलिंग यू द फाइनल आंसर, ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। तो देखो हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं किसका, सन और अर्थ के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है। आखिर क्यों ये जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो मतलब कितना फोर्स, मतलब अर्थ जिसका इतना बड़ा मास है उसका मतलब उसको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए, मतलब कोई अर्थ को मूव करवाना चाहता है तो मतलब उसे ग्रेटर फोर्स लगाना चाहिए, राइट। और यही ग्रेटर फोर्स जो अप्लाई होता है वो सन अप्लाई करता है। तो लेट्स सी सन कितना फोर्स अप्लाई करता है कि धरती उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। सो देखो मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg, वी आर राइटिंग ऑल द राउंड ऑफ वैल्यूज। मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻30 kg, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज r equals to 1.5 × 10⁻11 मीटर, ऑलराइट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे साथ जो है करती हूँ एंड देन यू विल बी डूइंग द कैलकुलेशंस, आई विल बी टेलिंग यू द आंसर, ठीक है।
तो चलो, अगर इनके बीच में मैं ग्रेविटेशनल फोर्स देखना चाहती हूँ तो व्हाट वाज द फॉर्मूला? जी, सबसे पहले जी आता है. व्हाट इज दैट? जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू जो हम देखते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11. आई विल बी लीविंग ऑल द नंबर्स, जो यूनिट्स होते हैं, देखा, तो वो जो यूनिट्स हैं यू विल बी कैंसलिंग ऑल दैट. ठीक है, उसके बाद देखो, अभी जी लिख दिया. मास ऑफ द सन और द अर्थ, दोनों बॉडीज का मास प्रोडक्ट में लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ मास ऑफ द अर्थ, तो वो होना चाहिए 6 इंटू 10 की पावर 24 kg मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 की पावर 30 kg. ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 30 kg. अब डिवीजन में क्या आना चाहिए? डिवीजन में आना चाहिए आप लोगों का नहीं आना चाहिए. ठीक है, आना चाहिए डिस्टेंस. किसका? सन और अर्थ का. ठीक है, सो आई एम राइटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11, उसका स्क्वायर. ऑलराइट, दिस इज द थिंग यू नीड टू कैलकुलेट. ठीक है, तो मैं तुम्हें कैलकुलेशन का कुछ टाइम देती हूँ एंड देन आई विल बी टेलिंग यू द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस. ठीक है, एंड लेट्स चेक इट आउट कि तुमने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं. ऑलराइट, और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ग्रेविटेशन के अंदर, मतलब ग्रेविटेशन पूरे चैप्टर के अंदर भरमार है कैलकुलेशन की. ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और इवन छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी करनी पड़ती है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द पावर्स, द ग्रेट पावर्स एक्चुअली. तो देखो 24, 30, 11 उसका स्क्वायर -11. ठीक है, छोटे छोटे नंबर भी हैं जैसे 6.67, 6, 2, 1.5, बट आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, जल्दी जल्दी करो, फिर मैं तुम्हें फाइनल आंसर बताती हूँ. मैं तो पानी भी पी लेती हूँ ना. ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो फाइनल आपको मिलना चाहिए, मतलब जो कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, जो आपका आंसर आना चाहिए, व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली 3.6 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन. ये आपका आंसर आना चाहिए. ठीक है, अगर आपका आंसर आया है मतलब आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है. ठीक है, और अगर आपका आंसर नहीं आया तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी है. डोंट वरी, डू इट अगेन आफ्टर द क्लास. ठीक है, तुम्हें ये वैल्यू जरूर मिलेगी. अब देखो, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट इसका जो है दिखाती हूँ. देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज वेरी लार्ज. इतना बड़ा होता है. यू कैन सी योरसेल्फ 10 की पावर 22 न्यूटन. इतना ज्यादा फोर्स जो है मिलता है. कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन प्रोवाइड कर रहा है, और सिर्फ इसी फोर्स के दम पे धरती चक्कर लगा रही है सन के. ठीक है, दिस फोर्स कीप्स द अर्थ बाउंड टू द सन. Alright, now let's calculate the other part, the gravitational force between the earth and the moon, जो कि पास है, थोड़े से पास है सन से, तो बहुत ज्यादा. Right, now let's do it between moon and the earth. ठीक है, अब यहाँ देखो, mass of the earth, ठीक है, same to same, mass of the moon 7.4 into 10 की पावर 22 kg. Distance between the earth and moon is 3.8 into 10 की पावर 8 मीटर. Alright, अभी हम फटाफट से फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना. फॉर्मूला में तुम्हें लिख देती हूँ, कैलकुलेशन पार्ट इज ऑल योर्स. तो देखो, यहाँ पे एक्चुअली 6 नहीं, पहले हमारा जो आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको हम कभी नहीं भूलना चाहिए. मैं गलती से भूल गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे. 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये तो आ गया हमारा जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. फिर आता है मास दोनों बॉडीज का, यानी मून का, अर्थ का, दोनों का मास प्रोडक्ट में. तो हम उसको देख लेते हैं. ठीक है, 6.6 इंटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय 7.4 इंटू 10 की पावर 22. ठीक है, डिवीजन जो भी है, डिवाइड और डिवीजन. ठीक है, अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस 3.8 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर. So this is the gravitational force between the moon and the earth. Calculate it
ठीक है, फटाफट से कैलकुलेशन करो। ठीक है, देखो इसको फटाफट से तुम कैलकुलेट करो, है ना। अभी देखो ये जो फोर्स है, डेफिनेट सी बात है सन वाले फोर्स से तो कम ही होगा, है ना। सो फोर्स तो फोर्स है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये होना चाहिए 2.05 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। तो देखो मून और अर्थ के बीच में इतना फोर्स होता है, इसी वजह से जो बेचारा मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। ऑलराइट, सो देखो दिस लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द मून टू मूव अराउंड द अर्थ। दिस लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओशियन टाइड्स। यही है वो कल्प्रिट जिसकी वजह से हमें टाइड्स मिलती हैं, द लो एंड द हाई टाइड, जिसे हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। सो इस फोर्स की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। अब हम ये बात समझ चुके हैं। नाउ लेट्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटी, ठीक है। सो सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटी। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये दोनों चीजें मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें ना जो है जो तुम्हारा सस्पेंस है उसको खत्म नहीं करूंगी। सो आई विल बी टेलिंग यू स्टेप बाय स्टेप। देखो स्टेप क्या है, स्टेप 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो बॉडीज जिनके बीच जो है एक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम टर्म यूज करते हैं, ये हम फोर्स की टर्म यूज कर रहे हैं, बट ये ऐसी बॉडीज के बीच में हम यूज कर रहे हैं जिनका मास ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर का हो, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल और सन, लेट्स इमेजिन कि सन है, ठीक है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देयर इज अ बॉल, ठीक है। तो बॉल जो कि मान लो यूनिवर्स में खो गई है, स्पेस में ऐसे इधर उधर घूम रही है, ठीक है। तो देखो तो जो बॉल होगा, छोटी सी बॉल है, ग्राम्स में मास है, सन का मास बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलेंगे। रीजन बिहाइंड दिस, इन दोनों का मास का जो ऑर्डर है दैट इज टोटली डिफरेंस, टोटली मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है, राइट। इनका ऑर्डर बिल्कुल भी कहीं सेम नहीं है। सो वी टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेनेवर द बॉडीज आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जैसे हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड वीनस, हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको हम असलियत में ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलेंगे, ठीक है। बट हम किसी एक छोटी बॉडी और एक बड़ी बॉडी उसके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलते, वहां पर हम दूसरा टर्म यूज करते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि अर्थ ने किसी बॉल को खींचा, तो हम ये नहीं बोलते कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये नहीं बोलते, हम बोलते ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये ग्रेविटी वर्ड उन्हीं बॉडीज के लिए है, उन्हीं दो बॉडीज के लिए जिसका एक मास बहुत ही छोटा होगा और दूसरे बॉडी का मास बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी किसके लिए यूज होती है, ऐसे बॉडीज के लिए यूज होती है जिसमें से एक बॉडी बहुत ज्यादा है और एक बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है। तो ग्रेविटी हम उसके लिए बोलेंगे, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ऐसी बॉडीज जो कि आसपास इक्वल हो, मतलब जायंट हो या फिर स्मॉल हो, जैसे लेट्स टॉक अबाउट कि तुम बैठे हुए अपने रूम में, राइट, लेट्स से तुम्हारा ब्रदर या फिर तुम्हारा सिस्टर, कोई भी फैमिली मेंबर तुम्हारे बगल में बैठा है। अब तुम दोनों का जो मास होगा वो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर का होगा, तो तुम दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इस वक्त, ठीक है, वो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा तो उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बिकॉज हम ऐसे टू बॉडीज की बात कर रहे हैं जिनके दोनों का जो मास है दैट इज ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। बट अगर हम बात करें जुपिटर और उसके ऊपर गिरती हुई कोई बॉल, ठीक है, तो अगर हम जुपिटर की बात करते हैं और उसके ऊपर गिरती हुई बॉल, इन दोनों का पेयर बना के अगर हम इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज बिटवीन देम, वी से ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट यानी कि जुपिटर,
ठीक है। सो वी टॉक अबाउट ग्रेविटी ऑफ जुपिटर जब हम उसके ऊपर बॉल गिराते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी जो टर्म्स हैं ये एक्चुअली में एक ही चीज है ना, एक्चुअली में एक ही चीज है। बट अगर सेम ऑर्डर की मास की हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर एक बॉडी बड़ी एक बॉडी छोटी मतलब मासेस में, ठीक है, ज्यादा मास कम मास, तो उसको हमने नाम दे दिया ग्रेविटी, ठीक है। उसके अलावा देखो फोर्सेस इन्वॉल्व आर वेरी स्मॉल एंड अट्रैक्टिंग बॉडीज डू नॉट मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करती है। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो तुम खुद से सोचो, जो अर्थ है और जो सन है, अर्थ चक्कर लगा रही है बट वो सन के अंदर नहीं जा रही है, वो सन की तरफ नहीं जा रही है, राइट। वो क्या कर रही है, सिर्फ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ पे जो बॉडीज है वो एक दूसरे की तरफ नहीं जा रही, दे आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। Alright, so that's why we say that is what actually the gravitational force. वहीं पर क्योंकि जो बॉल है हमने ऊपर फेंकी वो नीचे आई, so the ball is moving towards that big planet, right? वो मूव कर रही है, तो मतलब बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी मूव कर रही है दूसरे की तरफ, तो उस केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स नाम ना देके ग्रेविटी बोल देंगे। है वो सेम चीज बट अलग अलग सेंस में हम अलग अलग नेम यूज कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलो, thus gravity becomes a special case of gravitation in which small bodies move towards huge planets. That's it. तो ये जो ग्रेविटी है ये एक स्पेशल केस है किसका, ग्रेविटेशन का, जहां पे एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो जाता है और एक बॉडी का मास बहुत कम हो जाता है, तब हम बोल देते हैं सिंपल उसको, ठीक है। तो ये चीज तुम नोट करो, दैट इज द मेन थिंग विच यू नीड टू नोट, ठीक है। और डेफिनेट सी बात है जब कभी भी हम लोग जो है फोर्स लिखते हैं, है ना, किसी के भी बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी द सेम, राइट। तो यहाँ पे जैसे मानो किसी अर्थ की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट वुड बी जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो दैट वुड बी इट। ये जो r है वो रेडियस ऑफ द प्लैनेट होगा, ठीक है। ये जो m है वो मास ऑफ द स्मॉल बॉडी होगा, ये जो कैपिटल M है ये मास ऑफ द प्लैनेट होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी वुड बी दिस एंड m इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज रिप्रेजेंट द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो नोट इट डाउन, नोट दिस डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को भी लगे कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला। वैसे तुमने कैलकुलेशन वाला पार्ट कर ही लिया था, वैसे अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ उसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, बट ठीक है कुछ ना कुछ तो है ही, सॉल्व तो करेंगे ही उसको। ऑलराइट, तो अब हम आगे चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि तुम्हें सॉल्व करना है, मैं भी साथ साथ करूंगी। तो देखो क्या बोल रहा है, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज 5 न्यूटन, इट्स गिवन टू यू, ठीक है। तुम्हें जो है गिवन कर दिया गया है, तुम्हें ये बात दे दी गई है, बता दी गई है, टू मासेस के बीच में है 5 न्यूटन। तो लेट्स से हम लोग पहले लिख देते हैं फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन। इफ द मासेस बिकम्स डबल, रिमेंबर मासेस बिकम्स डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, देन फाइंड द न्यू फोर्स। तो देखो ये फोर्स जो 5 न्यूटन था वो किसकी बदौलत था, जी मास ऑफ द वन बॉडी, मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये जो 5 न्यूटन का वैल्यू है ये इसका वैल्यू है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हमारे नए मासेस की और नए डिस्टेंस की। तो जो नया मास आया, ठीक है, जिसे हमने m1 डैश नाम दिया, वो क्या है, डबल ऑफ 2m, मतलब m1 का डबल है, ठीक है। जो नया मास आया है m2 डैश, वो किसका डबल है, m2 का डबल है। और जो नया डिस्टेंस आया है वो किसका हाफ है, r का हाफ है, ठीक है। तो हम उसे r डैश लिख देंगे और इट इज r बाय 2। नाउ लेट्स कैलकुलेट अगेन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है, विद ऑल दीज वैल्यू, नॉट बिटवीन ऑल दीज वैल्यूज। तो ये देखो f डैश लिख दिया क्योंकि नया फोर्स है ये, ठीक है। तो हमने इसे लिख दिया g m1 डैश m2 डैश डिवाइडेड बाय r डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, हमें मिला g 2m1 2m2 डिवाइडेड बाय r बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
थोड़ा जो नंबर है ना उसे रीअरेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये देखो ये r/2 का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी r² नीचे रख दूंगी, नीचे डिवीजन में जो 4 आ रहा है उसे ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इट वुड बी, पहले ही ऊपर 2 है, मतलब 2 2 4 है, ठीक है, फिर ऊपर एक और 4 चला जाएगा तो इट वुड बिकम 16। सो वी कैन से 16g m1 m2 डिवाइडेड बाय r², ये वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग एक्चुअली, 16g m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। अब तुम इक्वेशन 1 देखो, g m1 m2 बाय r², तो ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू तो हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो हमारा नया फोर्स है ना उसको लिखेंगे हम 16 मल्टीप्लाइड बाय वो जो पुराने फोर्स से हमें वैल्यू मिल रही है 5, सो वी राइट है 5, बस हो गया अपना काम। तो हमारे पास जो नया फोर्स आया व्हाट इज दैट, 18 न्यूटन। सो रिमेंबर द फैक्ट, जब कभी भी आप मासेस को डबल कर देते हो और डिस्टेंस को हाफ कर देते हो, यू गेट द 16 टाइम्स ऑफ द पुराना फोर्स, ठीक है। तो वो चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है, सो नोट इट डाउन, ठीक है, नोट करो इसे, फटाफट से निकलते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो ये चीजें पढ़ी हैं बस इतनी ही पढ़नी है आज, ठीक है। अगले में हम टॉक करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, तो थर्ड लेक्चर वुड बी लाइक दैट, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं आगे जाके जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके अंदर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे, और ये देखने वाले हैं कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मतलब क्या ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ये चेंज होते रहता है, क्या ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये चीजें हम नेक्स्ट आने वाले जो अपकमिंग पार्ट है हमारे चैप्टर का हम उसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो नोट तो तुमने कर ही लिया होगा, वैसे भी तुम स्मार्ट बच्चे हो सभी, ऑलराइट। तो हम आगे चलते हैं। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also do not forget to do the homework, ठीक है। डेली होमवर्क करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट होगा, ठीक है। सबमिट भी करना है ना तुमको, that's why. So do it. Thank you so much.